हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स, जो कि 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक के होंगे। इसमें हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाता है हर घर ध्यान अभियान, यानी हर घर ध्यान कैंपेन क्या है। तो 2015-16 में शुरू किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कहना है कि 150 मिलियन भारतीय, 150 मिलियन यानी कि लगभग 15 करोड़ भारतीय जो है मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। मानसिक बीमारी के लक्षणों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण संख्या इतनी अधिक है, यानी कि जो मानसिक रोगी है उनको इस बीमारी के बारे में नहीं पता, जिसके कारण की संख्या इतनी ज्यादा है। तो जनता के बीच में जागरूकता को बढ़ाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने हर घर ध्यान अभियान शुरू किया है। तो हर घर ध्यान अभियान किससे जुड़ा हुआ है? मानसिक बीमारी के लक्षणों का पता करने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो संस्कृति मंत्रालय आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ यह अभियान चला रहा है। यह संगठन एक गैर लाभकारी है, मानवीय और शैक्षणिक संगठन है, जो कि 180 देशों में फैला हुआ है। अभियान के दौरान संस्था के शिक्षक ध्यान की कक्षाएं संचालित करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त करना है। नेक्स्ट आ जाता है हिंडनबर्ग रिसर्च बनाम अडानी ग्रुप विवाद। तो गौतम अडानी की कंपनी है, अडानी ग्रुप उसको बोला जाता है, और हिंडनबर्ग जो है ये एक यूएसए की रिसर्च कंपनी है, जो कि दुनिया भर की कंपनियां जो है उनके ऊपर ये रिसर्च करती है, उसकी रिपोर्ट जारी करती है। तो इन दोनों में एक विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को काफी लो रेटिंग दी है, जिसके कारण अडानी ग्रुप के जो शेयर है, शेयर मार्केट में जो शेयर लिस्ट होते हैं वो काफी गिर चुके हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हिंडनबर्ग वित्तीय शोध कंपनी ने यानी फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनी ने हाल ही में अडानी समूह पर एक शोध रिपोर्ट जारी की है, एक एनालिसिस रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है यह ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन में शामिल है, यानी स्टॉक का यह मैनिपुलेट करता है। रिपोर्ट के अनुसार जो है गौतम अडानी, उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों ने टैक्स हेवन का इस्तेमाल किया है और शेल कंपनियों की स्थापना की है। शेल कंपनियां वास्तव में काम नहीं कर रही थी। कंपनी ने धोखे से खुद को व्यापार में फलता फूलता दिखाया। किस कंपनी ने? अडानी ग्रुप कंपनी ने। इससे कुछ ही महीनों में समूह के शेयर जो है, इस ग्रुप के शेयरों की कीमत में 815% की वृद्धि हुई। हिंडनबर्ग फाइनेंशियल रिसर्च एंटरप्राइजेस की ओर से जारी की गई रिसर्च रिपोर्ट के बाद अडानी के निवेशकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर 443 पन्नों का जवाब जारी किया। अडानी ने रिसर्च कंपनी पर अनैतिक और रिपोर्ट के आधारहीन होने का आरोप लगाया है। इस पर हिंडनबर्ग ने जवाब दिया कि उसे अपने साक्ष्य के केवल 30 पृष्ठ जारी किए हैं। शेष 330 पृष्ठों के न्यायालय अभिलेख अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। हिंडनबर्ग के अनुसार जो है वित्त शोधकर्ता के पास अडानी की अप्रासंगिक पहल, महिला उद्यमिता, लाभों के दुरुपयोग आदि के खिलाफ सबूत है। तो अडानी और उसके समूह की कंपनियों को सिर्फ 2 दिन में 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मामला राजनीति में भी आ चुका है, इसकी बहस संसद में भी छिड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी जो है अब अडानी ग्रुप के साथ सत्ताधारी सरकार यानी बीजेपी के घनिष्ठ संबंध पर सवाल उठा रही है। तो यह था अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बीच में हुए विवाद के बारे में। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इस मंथ जो है पिछले साल का बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें आयकर स्लैब में कुछ बदलाव किए हैं। तो वे बदलाव क्या है वो यहाँ पर जान लेते हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 7 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब समझिए कि अगर किसी की इनकम जो है एनुअल इनकम वार्षिक आय जो है 7 लाख रुपए से कम है, तो उसको भारतीय सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और आयकर के स्लैब जो है, इनकम टैक्स के जो स्लैब है वो इस प्रकार से है। 0 से 3 लाख रुपए की अगर इनकम है उसमें 0% टैक्स रहेगा, ठीक है। 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% का टैक्स रहेगा। 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में 10% का टैक्स रहेगा। 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15% टैक्स रहेगा। 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% टैक्स होगा, और 15 लाख से ऊपर जो है 30% का टैक्स देना होगा। सपोज करो किसी की इनकम 7 लाख है, किसी की इनकम कितनी 7 लाख है, तो उसे 7 लाख तक किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की इनकम है 10 लाख, तो वो क्या करेगा? 3 लाख इनकम पर उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगले जो 3 लाख होंगे उसको
उसमें उसको 5% देना होगा, यानी कि 15,000 रुपये देने होंगे। उसके बाद अगले 3 लाख पर उसको 10% का टैक्स देना होगा, 10% का, यानी कि 30,000 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। उसके बाद बचता 1 लाख, जिस पे टैक्स रहेगा 15%, यानी कि 15,000 रुपये उसको टैक्स के रूप में देने होंगे। तो टोटल उसको कितना देना होगा? 15,000, 30,000 और 15,000, यानी कि 60,000 रुपये जो है उसको टैक्स के रूप में पेमेंट करनी होगी। तो ये था नए टैक्स स्लैब के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है महिला सम्मान बचत पत्र। महिला सम्मान बचत पत्र ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी भी घोषणा जो है वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान की है। इस योजना के तहत जो है भारत सरकार एक बचत प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। यह प्रमाण पत्र जो है 2025 तक जारी किए जाएंगे। यह योजना जो महिलाओं और लड़कियों के लिए है, वे इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके 2 लाख रुपए की डिपॉजिटरी सिक्योरिटी हासिल कर सकती है, जिस पर उसको ब्याज दर मिलेगी 7.5%। यानी उनको 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट करना पड़ेगा और डिपॉजिट करने के एवज में उनको 7.5% का ब्याज मिलेगा, जो कि नॉर्मल एफडी से ज्यादा होता है। आप एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं और बचत प्रमाण पत्र खरीदते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का भुगतान किया है, पेमेंट की है। भारत सरकार या उसकी जो प्रतिनिधि है यानी रिप्रेजेंटेटिव है, या वो कोई डाकघर भी हो सकता है या कोई बैंक भी हो सकता है, उस बैंक में आपको ये पैसे जमा करने पड़ेंगे और रसीद के रूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा। उसका क्या नाम रहेगा? महिला सम्मान बचत पत्र। अब 50,000 रुपये अब फिक्स डिपॉजिट के तौर पर काम करेंगे, एफडी के तौर पर काम करेंगे, और इस एफडी पर जो ब्याज दरें मिलेगी, जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो किसी अन्य जो एफडी है, वो किसी प्रकार की एफडी से ज्यादा रहेगी। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना का ब्याज 7% है। यह प्रमाण पत्र डाकघर से प्राप्त किया जा सकता है, जो इस समय चल रहा है। इस बचत प्रमाण पत्र योजनाओं के साथ जो है एकमात्र कमी यह है कि आप जमा राशि को बीच में नहीं तोड़ सकते। यदि आपको दी गई अवधि के बीच में पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो आप इसको बीच में तोड़ नहीं सकते जब तक इसकी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी नहीं मिल जाती। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, मनमोहन सिंह को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हर साल जो है नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान प्रदान करता है। तो NISAU यानी निसाओ यूके की संस्था है। यह यूके में भारतीय छात्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह संस्था कहां पर है? यूके में, इंग्लैंड में। यह पहली बार है जब निसाओ इंडिया यूके रिसर्च ऑनर्स पेश कर रही है। 75 से अधिक उच्च योग्य पेशेवरों को पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मनमोहन सिंह का जन्म जो है गाह है, जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। 1947 के विभाजन के दौरान जो उनका परिवार भारत में आ गया था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने 1966 और 1969 के बीच में संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। 1970 और 1980 के दशक के बीच मनमोहन ने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के प्रमुख, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुसार जो है भारत में साक्षरता दर कितनी है? 73% है। लिटरेसी रेट कितनी है? 73%। हालांकि वित्तीय साक्षरता दर बहुत कम है, लगभग 24% वित्तीय साक्षरता दर, यानी कि ऐसे लोग जिसको वित्तीय ज्ञान हो, जिसको फाइनेंशियल नॉलेज हो, उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 24%। यह है भारत की पॉपुलेशन की परसेंटेज। दुनिया की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की वित्तीय साक्षरता दर बहुत ही कम है। पढ़ने की आदत डालने और देश की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी के बारे में घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्तुति के दौरान की है। अब दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय रक्षा बलों ने त्रिशक्ति प्रहार का अभ्यास किया। त्रिशक्ति प्रहार क्या है? यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय रक्षा बलों ने त्रिशक्ति प्रहार नामक अभ्यास का आयोजन किया। सेना को युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए अभ्यास महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास जो है वायुसेना, CAPF और भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था। यह गोलाबारी अभ्यास था। इस अभ्यास के दौरान जो है सभी नवीनतम रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। इसमें हेलीकॉप्टर, पैदल सेना के लड़ाकू विमान, नई पीढ़ी के उपकरण, मोर्टार, आर्टिलरी गन आदि का उपयोग किया गया। पूर्वी कमान के अधिकारी लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कार्टिया ने इस अभ्यास की समीक्षा की, यानी वो इसके सुपरवाइजर थे। पूर्वी कमान कोलकाता में स्थित है। सेना की जो पूर्वी कमान है वो कहाँ पर है? कलकत्ता में। यह अभ्यास जो है तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। यह सिलीगुड़ी के पास है। सिलीगुड़ी जो है भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो सिलीगुड़ी के आसपास का एक बहुत ही स्मॉल एरिया है जो कि नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ जोड़ता है। यह लगभग 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। इसके दक्षिण में जो है बांग्लादेश है, उत्तर में जो है भूटान है, और इसको चिकन नेक भी बोला जाता है। यदि यह मार्ग बंद हो जाता है तो भारत की जो मुख्य भूमि है, पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट राज्य है, उनसे संपर्क टूट जाएगा। इस कारण जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों। अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। चाइना का एक स्पाई बैलून था जो कि अमेरिका की टेरिटरी में मूवमेंट करते हुए मिला था, इसलिए अमेरिका ने उस गुब्बारे को मार गिराया। उसके बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका सेना ने जनवरी 2023 के अंत तक अलास्का के पास एक चीनी जासूसी गुब्बारा देखा। अमेरिकी सेना ने जनवरी 2023 के अंत में अलास्का के पास में, अलास्का कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में है, उसके पास में एक चीनी जासूसी गुब्बारे को देखा था। यह गुब्बारा जो है लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और इससे अमेरिका जनता को कोई खतरा नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ की राय में यह पड़ाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अमेरिकी सेना का मोलमस्ट्रोम वायुसेना है, यानी यहाँ पर अमेरिका की वायुसेना का बेस है, एयरफोर्स बेस है। गुब्बारे को देखते ही अमेरिका ने चीनी अधिकारियों के साथ कूटनीतिक बातचीत शुरू कर दी। यह बातचीत जो है किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। इसके बाद अमेरिकी सेना ने क्या किया? F-22 लड़ाकू विमान से इस गुब्बारे को मार गिराया। इस दौरान जो है 1000 से अधिक गोलाबारी, 1000 से अधिक गोलियां चलाई गई। नेक्स्ट आ जाता है कर्नाटक में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की इकाई शुरू की, यानी भारत के अंदर सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की इकाई कहां पर लगाई गई? कर्नाटक में। पीएम मोदी ने 2016 में कर्नाटक के टुमकुरू में, कहां पर? टुमकुरू में सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का शिलान्यास किया। यह इकाई अब अपना संचालन शुरू करने जा रही है। यह इकाई 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी और भारत को हेलीकॉप्टरों के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी। हाल ही में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को, यानी कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को 15 LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रदान किए हैं। उसके बाद अभी 160 और हेलीकॉप्टर की जरूरत है। तो इस यूनिट का संचालन हाल के द्वारा किया जाएगा। हाल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत के डिफेंस के लिए कार्य करती है। 615 एकड़ में फैला हुआ यह यूनिट है। यह यूनिट जो है 615 एकड़ में फैली हुई है। कर्नाटक के टुमकुरू में बनी यूनिट में 20 साल में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमें पता है कि तुर्की में हाल ही में एक 7.8 रिएक्टर भूकंप आया था। भूकंप ने लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है और यह काफी विनाशकारी था। तुर्की के लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है। तुर्की ने भारत के कदमों का स्वागत किया। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान ऑपरेशन में लगाया गया है। इस विमान में दवाई राहत सामग्री NDRF की टीमें भेजी गई है। इस विमान ने भारत के हिंडन एयरबेस से अपनी यात्रा शुरू की है। हिंडन एयरबेस जो कि गाजियाबाद में पड़ता है। यह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तुर्की में यह भूकंप क्यों आया है उसके बारे में पढ़ते हैं। भूकंप अरब प्लेट में आया है। अफ्रीकी प्लेट यूरेशियन प्लेट के खिलाफ चली गई थी। तुर्की जो है 3 जंक्शन पॉइंट पर स्थित है। यहाँ से तीनों प्लेटें मिलती है, इसलिए यहाँ पर भूकंपीय गतिविधियां सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट आ जाता है केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी प्रीव्यय आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2.4 लाख करोड़, यानी 2.4 लाख करोड़ रुपए रेलवे को बांटे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित फेमस ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रिकी केज। तो ग्रैमी अवार्ड्स में एक बार फिर से भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने इस अवार्ड को जीता है। इस म्यूजिक अवार्ड में रिकी ने तीसरी बार यह अवार्ड जीता है। रिकी केज जो है 3 बार ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भारत के इकलौते म्यूजिक कंपोजर बन गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी समिति। मॉनेटरी पॉलिसी ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 6.50%। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर है जिससे जो है बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं। तो RBI जिस दर से बैंकों को लोन देता है उसको बोला जाता है
रेपो रेट, और बैंक से जिस दर से आरबीआई लोन लेता है उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट कितना है 6.5% और रिवर्स रेपो रेट कितना 3.35%। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा कर दी है, यानी कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है वो हर 2 महीने के बाद घोषित की जाती है। रेपो रेट जो है 6.5% तक बढ़ा दिया गया है। आरबीआई ने लगातार छठी बार यह रेपो रेट को बढ़ाया है। रिवर्स रेपो रेट की दर है 3.35%। तो ये था आपके लिए। और लास्ट दोस्तों आ जाता है, भारत में पहली बार किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर में। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले सलाल हमाना क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यानी जीएसआई ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अंदर खनिज पदार्थों की खोज करती रहती है, जमीनी खोज करती रहती है, उसने बताया है कि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार होने का अनुमान है। और जीएसआई की स्थापना कब की गई थी? 1851 ईस्वी में। और लिथियम का उपयोग कहां पर किया जाता है? ईवी बैटरी में, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल बैटरी में इसका यूज किया जाता है। और जीएसआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता में। तो दोस्तों ये था 1 से लेकर 10 फरवरी तक का करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।